किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां आपको देते हैं। देश के किस हिस्से में आप कौन सी फसल की खेती कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे हल्दी की खेती के बारे में। तो आइए फिर हल्दी की खेती पर जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों बहनों, आज हम हैं ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और आज हम यहाँ पर खास तौर से बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में। तो आइए हल्दी की खेती के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। हल्दी कुर्क्यूमा लौंगा समूह का पौधा है जिसका प्रयोग मसाले, औषधि, रंग सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। हल्दी की खेती एवं निर्यात में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में इसकी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। भारत में 2 लाख हेक्टेयर आंकलित क्षेत्रफल से इसका उत्पादन करीब 10 लाख टन है। हल्दी की खेती पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं डॉक्टर चौधरी गणेश वासुदेव जी। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेत कल्याण कार्यक्रम में। क्योंकि आज हम हल्दी की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे किसान भाइयों बहनों को ये बताएं कि हल्दी की खेती हमारे देश में कहाँ कहाँ की जाती है और कैसी स्थिति है हल्दी की खेती की हमारे देश में। कुछ मसाला फसलें ऐसी है जिन्हें हम सब्जियों से बिल्कुल अलग नहीं कर पाते हैं, जिसमें है मिर्च, अदरक और हल्दी। हल्दी की जब बात आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको वैज्ञानिक नाम है कुर्कुमा लौंगा, जो जिंजिबेरेसी कुल में आता है। और भारत जो है विश्व में हल्दी का बहुत बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। 2010 और 11 के आंकड़े ये कहते हैं कि भारतवर्ष में लगभग 195,000 हेक्टेयर पे हल्दी की खेती की गई थी, जिससे लगभग 992,000 टन हल्दी की उपज पाई गई। हल्दी की जो खेती है वो भारतवर्ष में काफ़ी अलग अलग राज्यों में की जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, काफ़ी अलग अलग राज्यों में इसकी खेती की जाती है। और समुद्र सतह से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है हल्दी की खेती भारत में की जाती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि हल्दी की खेती हमारे देश में कहाँ कहाँ की जाती है। डॉक्टर चौधरी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हमारे किसान हल्दी की खेती करते हैं तब मिट्टी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन करके अच्छी उपज जो है वो हल्दी की प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान। हल्दी जो है, मैं बोलना चाहूँगा कि एक प्रकंद फसल है। इसके लिए इसकी जो मिट्टी होती है ये काफ़ी भारी ना हो। जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतनी ही उपज अच्छी होती है। और मिट्टी के लिए खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि बलुई दोमट या मटियारी दोमट की जो किस्म की मिट्टी होती है वो हल्दी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और मिट्टी का जो pH मान होता है वो लगभग 4.5 से लेके 7.5 के बीच में अगर हो तो इस तरह की जो मिट्टी होती है वो हल्दी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जैसे कि प्रजातियों के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रजातियों के बारे में ये है कि भारतवर्ष में जो अलग अलग जगह है जहाँ हल्दी की खेती की जाती है, ज़्यादातर स्थानिक कल्टीवार्स लोग लगाते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वाईगांव नाम से एक स्थानिक कल्टीवार है वो लगाते हैं। तमिलनाडु में लोग ईरोड के नाम से स्थानिक कल्टीवार्स लगाते हैं और केरला में एलिप्पी के नाम से स्थानिक कल्टीवार्स लगाते हैं। पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो है, इन्होंने प्रभा और प्रतिभा के नाम से काफ़ी अच्छी प्रजातियाँ दी है और इसकी जो प्रकंदों की उपज है लगभग 35 टन से ज़्यादा आंकी गई है। और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जीबी पंत विश्वविद्यालय है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने पंत पिताब के नाम से काफ़ी अच्छी जो है हल्दी की किस्म दी हुई है। हल्दी की प्रजाति जो है ये प्रकंद गलन के लिए प्रतिरोधी प्रजाति है। इसी तरह CSK हिमाचल प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने भी पालम पीताम्बर और पालम लालिमा के नाम से हल्दी की प्रजातियाँ दी गई है। तो ये सारी प्रजातियाँ हल्दी की खेती के लिए काफ़ी अच्छी प्रजातियाँ हैं।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने डॉक्टर चौधरी से ये जाना कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं जिससे कि आपको हल्दी की जो उपज है वो अच्छी आपको प्राप्त हो सके। डॉक्टर चौधरी, अब आप हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए ये बताएं कि बहुत से हमारे किसान हैं जिन्होंने इस वक्त हल्दी खेतों में लगा ली है और लगी हुई है, बुआई हो चुकी है। अब कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करने की आवश्यकता है? जैसे अगर हम बात करें सिंचाई की, तो कब कब सिंचाई करनी है, किस तरह से सिंचाई करनी है, और साथ ही उर्वरक प्रबंधन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब बुवाई उपरांत किस तरीके से उन्होंने उर्वरक प्रबंधन करना है, ये तमाम बातें हमें बताएं। जी हाँ, हल्दी की बुआई तो पहाड़ में हो चुकी है। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो उर्वरक प्रबंधन है उसका हमें खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जो आधारीय मात्रा होती है उर्वरकों की वो तो किसानों ने बुआई के समय ही दे दी है, पर इसके बाद हमें बुआई के बाद लगभग 30 से 40 दिनों बाद एक नत्रजन का टॉप ड्रेसिंग के रूप में एक डोज देना होता है। वो लगभग 30 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें देना है, और यही जो नत्रजन का डोज है ये हमें लगभग 60 से 70 दिनों बाद भी एक बार और देना है। बुआई के लगभग 90 दिन पश्चात भी हमें पोटैश का 60 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से एक टॉप ड्रेसिंग के रूप में डोज देना होता है। ये उर्वरकों की मात्रा इस अंतराल में देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सिंचाई के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हल्दी जो है ये एक प्रकंद फसल है, इसके लिए जल निकास का हमें उचित ध्यान रखना है। ज़्यादा सिंचाई ज़्यादा नुकसानदेह है हल्दी के रूप में, और खरपतवार भी जो है वो हमें समय समय पर निकालनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी चढ़ाना। जब हल्दी की बुआई हो जाए तो उसके बाद लगभग 60 से 70 दिनों बाद, 90 दिनों बाद और 120 दिनों बाद हमें मिट्टी प्रकंदों के ऊपर चढ़ाते रहनी चाहिए। इससे जो है मिट्टी भी बुरबुरी रहती है और प्रकंदों का जो साइज है वो भी बड़ा आता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और हल्दी की खेती के बारे में जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम खेत खलिहान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो आइए हल्दी की खेती के संबंध में जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौधरी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हल्दी की खेती के बारे में अभी हमने विशेष बातें, जानकारियां जो है वो हासिल की, लेकिन अब आप हमारे किसान भाइयों बहनों को ये बताएं कि हल्दी में कौन से प्रमुख रोग और कीटों का जो है वो प्रकोप होता है और उससे किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है। हल्दी की खेती के लिए जो प्रमुख कीट है उसके बारे में मैं महत्व रूप से बोलना चाहूँगा। हल्दी की खेती के लिए एक प्रमुख कीट है जिसे कहते हैं तना भेदक। हल्दी के पौधे का जो आभासी तना होता है उसमें ये कीट जो है, इसका लार्वा जिसे सूंडी भी कहते हैं हिंदी में, ये छेद कर देता है और जो आंतरिक कोशिकाएं होती है पौधे की उस पर ये अपना पोषण करता है। इसको हम बाहर से भी देख सकते हैं, हमें आभासी तने पे एक छेद दिखाई देगा और उससे ये इस कीट का जो फ्रांस है वो बाहर निकलते हुए हमें दिखता है। ये कीट हमें लगभग जुलाई से अक्टूबर की माह में ज़्यादा दिखाई देता है। हमें इसके लिए मैलेथियन नाम का एक केमिकल है, रसायन है, उसका छिड़काव करना होता है। मैलेथियन की लगभग 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके मात्रा जो है हमें 21-25 दिन के अंतराल में हमें स्प्रे करनी होती है। इससे इस कीट्स का हम काफ़ी प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकते हैं। और रोगों के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हल्दी के खेत में प्रकंद विगलन, ये जो रोग है ये काफ़ी बड़े पैमाने पे देखा जाता है और इसके लक्षण भी कुछ इस तरह होते हैं, जैसे हम जब खेत में चलते हैं तो हमें पीली पत्तियां दिखाई देती है और जब हम उस पीली पत्तियों को पकड़ के हल्का ऊपर की ओर खींचेंगे तो ज़मीन की सतह से ही ये पत्ता हमारे हाथ में आ जाता है।
जब हम कंदों की तरफ देखते हैं नीचे बैठ के, तो हमें ये दिखाई देता है कि जो कंद है उसने पानी सोख लिया है और वो सड़ने लग गया है। तो इस रोग को प्रकंद गलन या सड़न के रूप में माना जाता है। इससे बचने के लिए मैंकोजेब नाम का एक केमिकल होता है, इसकी 3 ग्राम प्रति लीटर मात्रा में प्रति लीटर पानी की मात्रा में हम घोल बना करके प्रकंदों को बुआई से पहले इसमें अगर हम भिगोए लगभग 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद अगर हम इन प्रकंदों को खेत में लगाएं तो इस रोग से हमें निजात पा सकते हैं हम लोग। और अगर जब बुआई हो जाती है और हमें इस रोग के लक्षण हमारे खेतों में दिखाई देते हैं तो हम वही 3 ग्राम मैंकोजेब की प्रति लीटर पानी में मात्रा का घोल बना करके जो पौधा है उसकी जड़ों में इसको सींच भी सकते हैं। तो इससे भी हमें इस रोग से जो है संरक्षण मिल सकता है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि पत्तियों पे काफ़ी बड़े पैमाने पे रोग आता है जिसे हम लीफ ब्लॉच और लिप स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये जो रोग है ये तो टेफ्रिना नामक एक फंगस होता है, इसकी वजह से होता है। और हम छोटे छोटे आकार के भूरे रंग के धब्बे जो है पत्तियों पे देख सकते हैं। ये जो धब्बे हैं पहले भूरे होते हैं और फिर बाद में जाके ये जो धब्बे हैं काफ़ी गहरे रंग के और आगे चल के पीले भी हो जाते हैं। इससे पत्तियां सूख जाती हैं और जो प्रकंद होता है उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो बढ़ाव है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, तो हमारी जो उपज है वो घट जाती है। इससे निजात पाने के लिए हम एक बात कर सकते हैं कि जैसे ही हमें पत्तियों पे ये छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे तो मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में हम घोल बना करके इस पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पर्पल स्पॉट के नाम से एक रोग है, ये जो है ये भी फंगल डिसीज़ है। तो इसके लिए हम बोर्डेक्स मिक्सचर की 1% की जो मात्रा है इसका अगर छिड़काव करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद हम ये साबित हो सकता है। पत्तियों पे हमें ये पर्पल स्पॉट नामक ये जो रोग है काफ़ी अलग तरह से दिखता है। पर्पल ब्लॉच में हमें छोटे धब्बे दिखाई देते हैं और पर्पल जो स्पॉट है इसमें बड़े आकार के धब्बे हमें भूरे रंग के दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि कौन कौन से रोग जो हैं वो लगते हैं हल्दी की फसल में और किस तरीके से आप नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर गणेश, अब आप हमें ये बताएं कि हल्दी की खुदाई जो है वो किसानों को कब करनी चाहिए, कौन सा उचित समय रहता है और खासकर इससे कितनी उपज जो है वो हमारे किसान भाई बहनों को मिल सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जो खुदाई है, जैसे हम अप्रैल के से दूसरे पखवाड़े में हल्दी लगाते हैं और इसकी जो खुदाई है इसके लिए हल्दी लगभग नवंबर या दिसंबर की माह में तैयार हो जाती है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अलग अलग प्रजातियाँ हैं वो अलग अलग समय पर खुदाई के लिए तैयार होती है। 7 से 9 महीने तक, बुआई के 7 से 9 महीने तक जो है अलग अलग प्रजातियाँ खुदाई के लिए तैयार होती है। जो अल्पावधि वाली प्रजातियाँ हैं वो लगभग बुआई के बाद 7 से 8 महीने में, जो मध्य अवधि वाली प्रजातियाँ हैं वो बुआई के बाद 8 से 9 महीने में, और दीर्घावधि वाली जो प्रजातियाँ हैं वो 9 महीने के बाद लगाने के 9 महीने के बाद खुदाई के लिए तैयार होती है। और इसकी उपज के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि 15 टन प्रति हेक्टर से लेके लगभग 40 टन प्रति हेक्टर तक की हल्दी में उपज पाई जाती है अलग अलग प्रजातियों में। तो किसान भाइयों बहनों, तमाम हल्दी की खेती के विषय में आप जानकारियां हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर चौधरी, किसानों की आय को बढ़ाने की बात की जा रही है लगातार 2022 तक। तो अगर हम प्रसंस्करण की खास तौर से अगर हम बात करें, उस पर अगर ध्यान दें तो ताज़ी हल्दी से सूखी हल्दी बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से प्रसंस्करण कर सकते हैं किसान जिससे आर्थिक लाभ भी जो है वो उन्हें मिल पाए। जब हल्दी की खुदाई हो जाती है और हमें ताज़े प्रकंद मिल जाते हैं तो इन प्रकंदों की उत्पादन तो हमने बात कर ली कि 15 से लेके लगभग 40 टन प्रति हेक्टर हमें उपज मिलती है। ये जो ताज़ी हल्दी है इसको निकालने के बाद किसान भाई एक बात कर सकते हैं, इनमें जो मादा प्रकंद होते हैं इसको निकाल करके साइड में कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मादा प्रकंद होते हैं ये अगली बार बुआई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बाकी बची हुई ताज़ा हल्दी है उसको धो करके साफ़ किया जाए, पहली बात तो ये। और ताज़ी हल्दी से सूखी हल्दी जो हम लोग तैयार करते हैं उसकी एक विधि है, वो कुछ इस प्रकार होती है। लगभग 50 किलोग्राम अगर ताज़ी हल्दी है तो उसको 100 लीटर पानी में उबाला जाता है, और ये उबालने का विधि की जाती है लगभग 45 से लेकर 60 मिनट तक। और जब हम ये हल्दी उबालते हैं तो हल्दी उबालने के बाद पकती है। पकने के बाद उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे हम ये बात तय कर सकते हैं कि हल्दी अच्छी तरह पक गई है।
जब हल्दी अच्छी तरह पक गई हो तो जो पानी में हम हल्दी उबाल रहे होते हैं उससे सफ़ेद धुआं उठने लगता है और एक विशेष तरह की हल्दी की गंध भी आने लगती है। और अगर हम उबलते हुए हल्दी को टेस्ट करें या उसको जांचें तो हमें ये भी दिखाई देता है कि हल्दी जो है वो मुलायम हो चुकी है। ज़्यादा हल्दी पकाने से ये होता है कि हल्दी का जो रंग है वो भी फीका हो जाता है और अगर हम कम हल्दी अगर पकाए गर्म पानी में तो हल्दी कच्ची रह जाती है। तो हमें भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हल्दी अच्छी तरह पक जाए। पकाने के बाद लगभग 45 से 60 मिनट बाद हमें इस हल्दी को निकाल करके बाम्बू के जो एक चटाई होती है उस पर हम इसको सुखा सकते हैं सूरज की रोशनी में, या तो फर्श पर भी सुखा सकते हैं। पर फर्श पर लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी हमें पत्तियों की एक चादर की तरह बनानी पड़ेगी। सूखे हुए पत्तियों की अगर हम चादर बनाएं तो उस पर भी हम लगभग 10 से 15 दिनों तक ये हल्दी हमें सूरज की रोशनी में सुखानी पड़ती है। शाम को हम एक करें कि शाम को ये हल्दी को इकट्ठा कर ले और इस तरह से ढके कि हवा का आवागमन भी उस ढकी हुई हल्दी में हो सके। तो 10 से 15 दिनों बाद जब हल्दी सूख जाती है अच्छी तरह से तो इसके ऊपर एक सूखी परत भी आ जाती है। तो इस परत को निकालने के लिए एक विशेष तरह के ड्रम भी आते हैं मार्केट में। इस ड्रम में हल्दी ये सूखी हुई हल्दी डालकर हमें थोड़े समय तक घुमाना पड़ता है और इसी ड्रम में हम ये सूखी हुई परत भी हटा सकते हैं और इसके जो सूखी हुई हल्दी है उसको पॉलिश भी कर सकते हैं। तो पॉलिश करने के बाद ये जो सूखी हुई हल्दी है पीस करके उपयोग हेतु तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने ये भी जानकारी हासिल कर ली कि किस तरह से आप हल्दी का प्रसंस्करण कर सकते हैं और अपनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। डॉक्टर चौधरी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों बहनों को हल्दी की खेती के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम के इस अंक में आपने हल्दी की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ पहुंचेगा। तो आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। केचुओं की मदद से कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। एक केचुआ औसतन 1 ग्राम वजन का होता है और गोबर, कूड़ा कचरा, फसल अवशेष खाकर 24 घंटे में लगभग 1 ग्राम वीट निकालता है। इस तरह 1000 केचुए प्रतिदिन लगभग 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। तहसील बिसौली के गांव मुसिया नगला के कृषि स्नातक युवा निहाल सिंह ने अपनी पढ़ाई के दौरान केचुओं की इस करामात को जाना समझा और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पैतृक भूमि पर जैविक खेती की शुरुआत की। परिणाम आशा के अनुकूल प्राप्त हुए और साथ जोड़ लिया 100 और किसानों को। जैविक खाद की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़े स्तर पर केचुआ पालन शुरू करवाया। मेरा नाम निहाल सिंह है। मैं तहसील बिसौली गांव मुसिया नगला का रहने वाला हूं। 2004 में मैंने अपनी कृषि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा रुझान जैविक खेती की तरफ गया। जैविक खेती की शुरुआत मैंने अपनी पैतृक भूमि से की। जैविक खेती में मुझे सबसे बड़ी समस्या जैविक खाद के विकल्प की आई, जिसके रूप में मुझे केंचुआ खाद एक अच्छा विकल्प मिला। केंचुआ खाद मैंने शुरुआत में छोटे स्तर पर अपने खेत पर बनाया और उसके बाद उसको अपने खेत में लगाया। केंचुआ खाद को अपने खेत में लगाने के बाद मुझे फसल की उत्पादकता में भी एक बहुत अच्छे परिणाम मिले और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हुई, जिसकी मुझे बाज़ार में बहुत अच्छी कीमत मिली। जिन्होंने मेरे जैविक उत्पाद को खरीदा, जैविक फसल को खरीदा मेरी, उन्होंने दिनों दिन और ज़्यादा फसल मुझसे खरीदने की बात कही। इसके चूँकि मुझ पे एक सीमित ज़मीन थी, इसके विकल्प के रूप में मैंने शुरुआत में 100 किसानों को अपने साथ में और जोड़ लिया। वर्तमान स्थिति यह है कि निहाल सिंह आसपास के 19 गांवों के लगभग 1000 किसानों को साथ लेकर उनकी लगभग
3000 एकड़ भूमि पर जैविक खेती करवा रहे हैं। जैविक खाद की आपूर्ति के लिए निहाल सिंह ने 3 एकड़ खेत में केचुआ खाद उत्पादन प्लांट लगाया हुआ है, जहां लगभग 20 और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और 1 महीने में लगभग 100 टन केचुआ खाद तैयार हो रहा है। इस जैविक वर्मी कंपोस्ट से तैयार कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर निहाल सिंह स्वयं तो लाभ कमा ही रहे हैं, साथ ही अपने किसान साथियों को भी उनके उत्पादन का स्थानीय बाजार से कहीं ज्यादा मूल्य दिलवा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे साथ में 1000 किसान जुड़े हुए हैं। लगभग 3000 एकड़ भूमि पर वो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसके वो अपने सारी भूमि में जैविक खाद के रूप में केंचुआ खाद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उस केंचुआ खाद के उनकी जैविक भूमि में लगाने के लिए हमने ये 3 एकड़ में अपना यहाँ पर जैविक केंचुआ उत्पादन यूनिट लगाया हुआ है। यहाँ लगभग एवरेज 20 वर्कर पर डे यहाँ काम करते हैं, जो 1 महीने में कम से कम 100 टन ये, और साल में लगभग हम 1200 से 1400 टन केंचुआ खाद का उत्पादन करते हैं, जो अपने किसानों को जो जैविक की खेती कर रहे हैं उनके लिए जैविक खाद के रूप में हम निःशुल्क देते हैं। उनसे जो उत्पादन होता है उसको हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा उसका मूल्य प्राप्त होता है। और किसान के लिए हम इस जो उनसे जैविक उत्पाद खरीदते हैं उसका भी बाजार मूल्य से ज़्यादा मूल्य देते हैं। श्री निहाल सिंह के अनुसार केचुआ खाद का उत्पादन उनके लिए एक अच्छा उद्योग साबित हुआ है।